हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2022 जो यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया यानी कि जारी किया। आप देख सकते हैं यही मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का आज की इस वीडियो में पूरा का सलूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन का बारीकी से। और वो भी देख सकते हैं जो कि कॉपी पे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाएंगे कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि एक भी नंबर ना कटे, फुल में फुल नंबर मिले। इस तरीके से हिंदी की और इसी तरीके से इंग्लिश की बताएंगे और गणित का भी बताएंगे, मतलब कि सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको बताएंगे। इसी तरीके से अगर आप सारे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th का और क्लास 12 का पूरा वीडियो सोल्यूशन अच्छे से मिलेगा। हर एक मॉडल पेपर हो या अनसाल पेपर हो या क्वेश्चन बैंक जो भी कुछ है ना, सबका यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। सबसे पहले नंबर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसमें देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जितने बच्चे क्लास 10 के जाकर के डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर पीडीएफ भी इसका सोल्यूशन का मिलने वाला है। चलिए एक एक क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 70/2021-22 हाई स्कूल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022 के बच्चों के लिए विषय हिंदी, और विषय ये हिंदी जो है कितने नंबर की, तो यहाँ पर टोटल 70 मार्क्स का है। ठीक है। और ये जो समय देख रहा है, समय 3 घंटे 15 मिनट, सेम एग्जाम में जो मिलता है सेम वही क्राइटेरिया है। अगर ये बच्चे मॉडल पेपर तैयार कर लेते हैं, जिस बच्चे का अगर 60 आने वाला होगा, 60 मतलब जो भी बच्चा टॉपर है, अगर 60 अपने क्षमता से ला लेता है, ये मॉडल पेपर तैयार करके 65 भी ला सकता है। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये मॉडल पेपर। अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपका मतलब कि स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और यहाँ पे पहले नंबर नोट पढ़ना बहुत जरूरी है। नोट के प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया है। और चलिए देखिए सबसे पहले नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। और क नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है, जो कि 1 नंबर का होने वाला है। एक पहला क्वेश्चन तो पढ़ेंगे और 3 तो इसमें से गलती होगा, 1 सही होगा, वही उत्तर में लिखना है। समझाएंगे अभी, देखते रहिए बस। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या लिखा है कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, ये गलत है। ठीक है। और इसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो सही है। कैसे उत्तर पुस्तिका में लिखना है, सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला का क का दूसरा सही है ना, तो यहाँ पे देखिए चले आइए, प्रश्नोत्तर संख्या आपको अच्छे से ऐसे डाल लेना है। सबसे ऊपर में दिख रहा है, अंडरलाइन भी कर देंगे तो अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं किया हूं। 1 नंबर यहाँ डालेंगे, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है पांचों इस तरीके से लाइन वाइज लाइन लिख देना है। चलिए पहला का क यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही था, तो यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, इस तरीके से आप लिख देंगे। आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, जो एग्जामिनर होगा फुल में फुल नंबर देगा। ठीक है। यहाँ पे ख नंबर रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है, ये भी 1 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए रस मीमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है, किसकी है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसका ख का पहला सही है, देख सकते हैं ख का पहला सही है, तो पहला रामचंद्र शुक्ल उतार देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ग नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं किसी एक रचना की लेखक का नाम बताइए, तो यहाँ पर किसी एक का बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, किसी एक का ही बताना है। जैसे फर्स्ट नंबर बता दो, अथाह सागर लिखा है ना, तो अथाह सागर का यहाँ पे देखिए ग का पहला का बताया हूँ, जय प्रकाश भारती जी हैं। कौन है, जय प्रकाश भारती जी। अथाह सागर के लेखक कौन है रचना के, तो जय प्रकाश भारती जी है, भारती। आपको उत्तर पुस्तिका में मैं लिखकर भी बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए घ नंबर, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुर जी ने लिखे हैं, उसी ने रचना किया है गेहूं और गुलाब का। ठीक है, गुलाब का। अब इसका ऑप्शन नंबर घ का पहला सही है, तो यहाँ पे घ का पहला लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। और यहाँ पे देखिए त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास का है। फर्स्ट नंबर जो है उपन्यास समझ में आ जाएगा कि उपन्यास जो है त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो उपन्यास का। तो ये जो हो जाएगा अंगा नंबर का पहला ऑप्शन उपन्यास। इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए समझाते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए आपका एक एक क्वेश्चन हम तैयार कराएंगे। इसी तरीके से मैथ का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का, साइंस का, हर एक सोशल साइंस का सबका तैयारी कराएंगे। बस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इसको लाइक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा, तब भी करेंगे सब। ठीक है। यहाँ पे दूसरा का देखिए क नंबर, रीति मुक्त धारा की कि नहीं 2 कवियों के नाम, तो रीति मुक्त कवि का नाम बता देना है, जो कि 2 का बताना है बस। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 2 लिख लेंगे, अच्छे से लिखना है। ठीक है, समझाते चल रहा हूँ आप ही लोग के लिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऐसे डाल लेंगे। और दूसरा में 3 क्वेश्चन है टोटल, तो 1 क ख ग ऐसे लिख लेंगे। और देखिए 2 बताना था रीति मुक्त,
रीति मुक्त कवि, तो एक हो जाएंगे बिहारी और एक हो जाएंगे केशव, ठीक है, दोनों हो गए। ख नंबर, छायावाद की दो प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। छायावाद के दो प्रवृत्ति का उल्लेख कर दीजिए। तो छायावाद के दो प्रवृत्ति, एक हो जाएगा आपका सौंदर्य भावना और एक हो जाएगा प्रकृति की का मानवीकरण, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ग नंबर, उत्तरायण कृति के रचनाकार कौन है? उत्तरायण कृति के रचनाकार राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? तो यहाँ पर देखिए दूसरा का ग नंबर राम कुमार वर्मा। इस तरीके से आप दूसरा के तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, 2 नंबर और 2 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, यानी 5 नंबर दूसरा क्वेश्चन में मिल गया टोटल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd से स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 गद्यांश मिलेंगे, क और यहाँ पे देखिए अथवा में मिलेगा, कोई एक को ही करना है। तो जो आपको मर्जी, जो आपको आएगा वो आसानी से कर लीजिए, लेकिन कोई एक ही करना है। तो गद्यांश पढ़िए कि किस पाठ से लिया है, इस पाठ के लेखक कौन है। आसानी से देखिए 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर? तो 6 नंबर का पेपर में आएगा। चलिए पढ़ते हैं और पहला को ही करते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और कि जिस तरह यहाँ भी बोलियों की गिनती आसानी नहीं है, उसी तरह देखिए यहाँ भिन्न भिन्न। तो देखिए मान लीजिए कि आपको ये नहीं आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यही करेंगे, आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अथवा वाला बच्चे बहुत सस्पिशन में हो जाते हैं, कैसे किया जाता है। अगर प्रश्नोत्तर संख्या ये डालेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो चलिए बता देते हैं इसी को। देखिए पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें समुद्र भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्ति विहंस उठी, भीतर की दीवारों और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही वसा दी गई। पहले देखिए प्लास्टर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सीरज दी, फिर उसके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवार उमग उठी, पहाड़ पुलकित हो उठे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे दोनों, ठीक है, तीनों। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ इसका लिखना है, अभी बताएंगे कि संदर्भ कैसे लिखना है। पहले तो आपको चैप्टर पहचान में आना चाहिए, किस चैप्टर से, इस चैप्टर के राइटर कौन है, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और इसी में से रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 नंबर का। तो देखिए जो अंडरलाइन किया है इसका भाव बता देंगे कि कह क्या रहा है इस लाइन, तो 2 नंबर। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया, तो इसका आंसर इसी में है। चलिए सबसे पहले नंबर, आप इसको गद्यांश को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालेंगे और कहेंगे कि सर ये देखिए इसमें 2 दिया था, तो ये मान लीजिए कि ये नहीं बताए, ये कर रहा हूं, जो मतलब कि जो आपको आए वो कर लेंगे। तो इसको भी सोल्यूशन मैं बता देता, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, जानते हैं काफी लंबी हो जाएगी, तो ये भी बता देता हूँ। सभी बच्चों को डाउट रहता है अथवा वाला कोई बता दीजिए। तो देखिए पहले इसमें क्या करना है, गद्यांश का संकेत लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, यहाँ पे असंकेत लिखेंगे। कि इस संकेत इसलिए लिखते हैं कि कौन सा आप सॉल्व किए हैं, उससे जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला वो आसानी से समझ जाएगा और फटाफट से चेक कर लेगा। तो यहाँ से 2-3 वर्ड पहले उठा लीजिए और आखिरी का यहाँ से 2-3 वर्ड डाट डाट करके लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर सब पहले पहाड़ काट कर डाट डाट डाट, और यहाँ से 2-3 वर्ड उठा लीजिए, पुलकित हो उठे, इतना हो गया ना। अब इसका देखिए संदर्भ लिखना है, तो किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर का राइटर कौन है, तो देख लीजिए यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे। हेडिंग फर्स्ट नंबर कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अजंता, कौन सा पाठ से लिया गया है, अजंता पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी है, इतना लिख लेंगे। अब इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। कौन सा रेखांकित, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्ति हंस उठी। तो इतना का इस लाइन के अंडरलाइन का मतलब बताना है, वो भी व्याख्या कर देना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग क्या क्या लगाना है, आपको अच्छे से देख लीजिए। सेकंड नंबर कर रहे हैं तो सेकंड नंबर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि लेखक कहता है, ध्यान से देखिए कि लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसी आई, ठीक है। इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था, ठीक है, चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। अब ये पहाड़ को भीतर से खोखला करके उसकी दीवारों और छतों पर
रगड़ रगड़ के करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी जमीन पर दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लगा मतलब लहराकर रेखाओं के द्वारा चित्रों के रूप में सृजन किया, ठीक है। इस तरीके से इसका करना है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। तो इसमें पढ़ेंगे कि पहाड़ों को मतलब कि लहरती रेखाओं को चित्रों की, फिर उसके चेले कलंक को उसमें से भरकर प्राण फूंक दिए। तो मतलब कैसे जीवित बनाया गया, तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, पहले प्लस्तर लगाकर आचार्यों ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया सिरज दी, या फिर उनके चेले कलवांतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। इस तरीके से उस पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बना दिए, इस तरीके से लिख लेंगे। इसका यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन आपको समझा दिए कि कैसा भी अगर तीसरा में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी में से आसानी से बना लेंगे। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या किसी और काव्य संदर्भ लिखिए। ये देखिए 5 नंबर, मतलब 4 1 5 1 6 नंबर का ये भी आएगा। तो ये जैसे कि आपका गद्यांश था और ये पद्यांश है, तो पद्यांश आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए 2 मिलेगा, कोई एक को करना होता है। एक यहाँ पे क नंबर है और यहाँ पे अथवा नंबर, तो जो भी आपको करना होगा वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि निर्भय निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धड़धड़ कर नवजीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर। तो इसका अगर आप सोल्यूशन देखिए, 4 का क बता देते हैं और इसका अथवा नहीं बताएंगे क्योंकि कोई एक ही बताएंगे। तो देखिए इसका 4 नंबर का यहाँ पे सबसे पहले नंबर आपको हेडिंग लगा लेंगे 4 प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क, और इसका संदर्भ लिखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, तो ये आपका जो चैप्टर है स्वदेश प्रेम चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वरूप प्रेम कविता से अवतरित है। इतना लिख देंगे, प्रसंग कंप्लीट हो जाएगा। इसका अभी मतलब संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। इसका संदर्भ लिखेंगे, पहले तो प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो देखिए कवि उद्बोधित करते हुए कहता है कि हमें यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। कहता है कि के बाद से देखिए कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। यह शरीर क्षण, देखिए क्षण भंगुर है, अतः शरीर का मोह व्यर्थ है, ठीक है। इस तरीके से प्रसंग इसका लिख लेंगे, क्योंकि इसका भाव में प्रसंग लिखेंगे। अब इसकी व्याख्या करेंगे हिंदी में। तो देखिए ध्यान से व्याख्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि 6 नंबर पाना है तो इसका पूरा अच्छे से डिटेल में व्याख्या करना पड़ेगा। देखिए भारत के वीर युवक, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डर नहीं, मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहां पर मनुष्य जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहां से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। अब देखिए मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के लिए परिश्रम और थकान को त्याग कर देता है। तो इतना इसके बारे में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आप समझ ही रहे हैं कि मतलब कि स्वदेश प्रेम से रिलेटेड है। इसके रचयिता कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अब इसमें पूछा था आपसे इसका काव्य सौंदर्य बताइए, तो काव्य सौंदर्य भी थोड़ा सा लिखना होता है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कम कर देगा। यहाँ पे काव्य सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कवि ने यह मृत्यु से निडर होकर देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देने की प्रेरणा देता है, मतलब कि इच्छा बढ़ाता है। और इसमें पहला नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर मतलब कि यहाँ पर हो गया। इसके बाद सेकंड कि कवियोर मिल्टन ने मृत्यु के संबंध में कहा है, क्या कहा है इसमें देखिए दोहे के रूप में कि मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोने नहीं मतलब खो देती है। इतना लिख देंगे, आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, ध्यान से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि क नंबर की निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर एक रचना भी लिखना है उसका रचना का, तो यहाँ पे 3 दिया है, तीनों में से किसी एक का करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, या डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी का, या जयशंकर प्रसाद जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी लिख सकते हैं, या डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी का लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर में आपको यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी का मतलब कि बताएंगे पहले नंबर, तो यहाँ पे क नंबर बताएंगे, ठीक है। यानी कि डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी के जीवन परिचय बता देते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है दूसरा है इसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बना दिए हैं वीडियो, इसलिए नहीं इनको लिए हैं, सोचे कि इनका वीडियो नहीं बनाए थे, इसको बच्चों को मतलब बता दें, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी का यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे। तो दूसरा ऑप्शन 5वां का क है, ये देख लीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क ऐसे लिख लेंगे, ओके। और यहाँ पे डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी अच्छे से लिख लेंगे। अब यहाँ पे इनके जीवन परिचय लिखेंगे। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी का जन्म बलिया जिले के देखिए उजियारी नामक ग्राम में सन 1910 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में। एक तो उनके गांव का नाम उजियारी, और उनका जन्म किस सन में हुआ था, तो 1910 में, ठीक है। अपने प्राचीन इतिहास विषय में काशी विश्वविद्यालय से एमए किया था, मतलब कि एमए की पढ़ाई किया। इसके बाद संग्रहालय में देखिए पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी, उनकी मतलब विशेष रुचि थी। और देखिए आप प्रयाग और लखनऊ, प्रयागराज यानी कि लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के पद पर भी बहुत दिनों तक रह चुके हैं, और कुछ दिनों तक देखिए बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक का काम भी किया है, ठीक है। इतना तो समझ ही में आ रहा है, आपको अच्छे से तैयार करना है इसको। अब ये कुछ दिनों तक विक्रम महाविद्यालय में प्राचीन इतिहास विभाग और अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे। अपने देखिए 100, यहाँ पे क्या लिखा है, 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाया है। इनकी मृत्यु अगस्त में हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो ये जन्म और मरण याद कर लीजिए। और इनकी एक रचना का नाम बताना था इसमें, तो विश्व साहित्य की रूपरेखा इन्होंने रचना एक दिया है। तो इतना हो जाएगा उनका शॉर्टकट में एक अच्छे से उनका मतलब कि जीवन परिचय। और इसी के बाद अब बात करते हैं ख नंबर पे। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना भी लिखना है। इसमें से देखिए कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, महादेव वर्मा जी, सूरदास जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी पर मैं बता देता हूँ इसका, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी 3 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 5 डालेंगे इस तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, मैथिली शरण गुप्त जी, हेडिंग डाल लेंगे। अब इसके बाद देखिए जीवन परिचय, हेडिंग में ऐसे लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे शुरुआत में कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव, देखिए चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। और काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था, मतलब काव्य बनने का, कवि बनने का इनका बचपन से ही मन में लालसा था। और देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। उनकी कविता देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण उन्हें हिंदी सागर ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका जीवन परिचय। और भी लिखेंगे कि राष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया है। राष्ट्रपति जो है वो उनको संसद में भी सदस्य मनोनीत कर दिया है। और भारती का यह सन 1964 ईस्वी में गोलो मतलब कि गोलकवास इसको बोलते हैं, मतलब कि स्वर्गवास हो गया इनका, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी रचना बता देंगे। तो जैसे मैं 1-2 लिख भी दिया हूँ, गुप्त जी की रचनाएं संपदा विशाल है, ठीक है। जैसे कि जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, ये मतलब एक ही लिखना था, 2-3 लिख दिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी का डिटेल में इनका जीवन परिचय। तो अच्छे से इसको टिक कर लीजिए। और इसका पीडीएफ भी मैं दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम में जाना होगा, सबसे पहले ज्वाइन होना है, वहीं पे सेंड किया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है इसमें। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको 3 नंबर का आने वाला है, और बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए संस्कृत दिया है, एक श्लोक दिया है, अथवा में भी जो भी आपको करना होगा कर लेंगे। चलिए इसका मानव जीवनस्य
संस्करणम संस्कृतः अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कृत महानतम प्रयत्नम। अब देखिए इसके बाद लिखा है अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृत्या। तो इतना पढ़ेंगे इसको। और ये किस पाठ से लिया गया है ये गद्यांश संस्कृत का, इसके लेखक कौन है उनसे मतलब नहीं है बाकी, लेकिन संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए इसको ही बताते हैं। यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं। तो ध्यान से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो तुरंत वीडियो जो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 6 बता रहे हैं। संकेत आपको डालना जरूरी है, जहाँ पे अथवा का अलाउ है वहां पे संकेत कर दीजिए। मानव जीवन से शुरू में डॉट करके और अस्माकम संस्कृत लिख दीजिए। संकेत में मानव जीवन से और यहाँ पे डॉट अस्माकम संस्कृत लिख लेंगे। अब चलिए अब इसका संदर्भ लिखेंगे। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्गृत है, मतलब कि अवतरित है। इसमें लेखक ने भारतीय संस्कृत का परिचय देने के पूर्व संस्कृत का अर्थ मतलब बताया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका संदर्भ कंप्लीट। और इसके बाद क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है इसको। देखिए इस जो संस्कृत गद्यांश है इसका हिंदी में अनुवाद भी करेंगे कि मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतः अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कृतम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्त। इसको पहले पढ़ेंगे, आप टिक कर लीजिए। इसका यहाँ पे हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे कि हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे, मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। मतलब कि मानव जीवन का संस्कार जो है यही इसका क्या है, संस्कृत है। अब देखिए हमारे पूर्वजों ने मानव का संस्कार करना ही बहुत प्रयत्न किया था। पूर्वज मतलब होता है पहले के लोग। अब देखिए इन्हें हमारे जीवन में जीवन के संस्कार के लिए जिन आचार्यों विचारों का प्रदर्शन किया है वही सब हमारी संस्कृति है। तो इतना हो जाएगा इसका संस्कृत में अनुवाद। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया कंप्लीट। अब 7 नंबर की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़िए इसको। क्या कह रहा है, क नंबर की अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं श्लोक में। क्या होता है कि जो चैप्टर में आपका श्लोक दिया है पहले से पेपर में वो ध्यान नहीं देते हैं, वही लिख देते हैं तो उनका नंबर कट जाता है। तो जो पेपर में नहीं आया श्लोक उसको लिखना है, उसको छोड़ करके। ठीक है, तो श्लोक कैसे मालूम चलेगा, अभी ये इस श्लोक के ऊपर एक लाइन अभी उधर बीच गया है। तो श्लोक 2 लाइन का होता है, लिख दीजिए। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क बता रहे हैं, अभी देखिए ध्यान से। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क यहाँ पे श्लोक बता रहे हैं पहले सभी। ध्यान से देखिए 2 नंबर का है श्लोक और 2 नंबर का होता है जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। इतना एक लाइन हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवन्त। तो इतना इजी अब आपको श्लोक नहीं मिलेगा क्योंकि काफी इजी है और 2 लाइन का होता है श्लोक। तो इतना लिख देंगे, आपका हो जाएगा 2 नंबर का क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर का ख। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी यानी कि नहीं 2 प्रश्नों के जवाब देना, वो भी संस्कृत में देना, ये ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन में अवेलेबल है आपके लिए। जो भी आएगा आप 2 करिएगा, जरूरी नहीं कि लाइन से ही करेंगे, जो भी आएगा कोई भी, लेकिन नंबर डालकर कर दीजिए। जैसे पिता कस्मात् उच्चतरः असीत्, पहला नंबर कर रहे हैं। 7 का ख का पहला नंबर, यहाँ पर देखिए 7 का ख ऐसे डाल लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का ख पहला नंबर। देखिए पहला नंबर क्या है क्वेश्चन कि पिता कस्मात् उच्चतरः असीत्, तो इसका हो जाएगा कि खात उच्चतरः पिता असीत्। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या कर रहा है कि गृह सतः मित्र किम असीत्, तो यहाँ पर भार्या मित्रम गृह सतः। इस तरीके से इसका राइट आंसर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे शुरुआत होता है 8 नंबर। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 6 नंबर के तीनों मिलके। करुण रस हास्य रस का स्थायी भाव परिभाषा देना होता है और उपमा रूपक अलंकार परिभाषा देना होता है और उदाहरण भी देना होता है। सोरठा रोला छंद की परिभाषा भी देना होता है। ठीक है,
तो देखिए इन तीनों का मैं एक वीडियो में अभी तीनों को जोड़कर बता देता हूँ, तीनों को एक ही वीडियो में दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे, पहले हास्य रस का बता देंगे क नंबर का, और ख नंबर का रूपक का बता देते हैं, और इसका बताते हैं सोरठा का। जरूरी नहीं है करोड़ का भी आप याद कर सकते हैं, उपमा का कोई एक याद कर लेंगे, पेपर में एक ही लिखना होता है। तो हास्य का बता देते हैं और रूपक का बता देते हैं, और यहाँ पे सोरठा बता देते हैं, ठीक है। तीनों का वीडियो एक ही में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको हास्य रस का ऐसे ही पूछेगा, जो कि उदाहरण के साथ लिखना होता है, जो 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसमें हम आपको एक एक पॉइंट एग्जाम्पल सहित बताएंगे, तो पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए फर्स्ट नंबर देखिए, इसमें जो हास्य रस है इसका परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे लिखना है कि किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, उसे हास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, ठीक है, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्टि हो जाता है, मतलब संतुष्ट हो जाता है, तो उसे हास्य रस कहा जाता है, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ऑलवेज याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखिए कि किसी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का हो गया, ठीक है, किसी पदार्थ या किसी व्यक्ति की असाधारण आकृति, बनावट जो है उसका आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर सहृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, ठीक है, उत्पन्न होता है देखने में, उसे हास कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि उसी हास जो उत्पन्न होता है, उसी हास जब विभाव में, अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्टि हो जाता है, यानी कि जांच हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहा जाता है। अब इसको बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि उदाहरण सहित लिखिए, तो इस पर एग्जाम्पल देना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे उदाहरण कि नाना वाहन नाना वैसा, ठीक है, वन हसे शिव समाज निज देखा, ठीक है। अब एक और लिख देंगे इसमें, को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहु पद बाहु, ठीक है। इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपका यहाँ से 2 नंबर क्लियर हो जाता है। एक स्पष्टीकरण भी आता है, इसको भी लिखना होता है। तो स्पष्टीकरण में यह दिखाया जाता है कि जो हास्य रस का परिभाषा लिखे हैं इससे क्या स्पष्ट होता है, तो ये इतना लिख देना होता है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्पष्टीकरण में अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव इसमें क्या है? हास्य है, ठीक है। हास्य रस के बारे में लिखे हैं तो अस्थाई भाव किसी भी में लिखिएगा तो हास लिखिएगा, और करुड़ रहेगा तो वहां पर करुड़ लिखिएगा, अस्थाई, ठीक है। और विभव में क्या लिखते हैं कि अलंबन, ठीक है, अलंबन विभव में शिव समाज, और आशयालय विभव में क्या लिखते हैं? स्वयं शिव। और उद्दीपन जो होता है इसमें, उद्दीपन जो उत्पन्न होता है विचित्र वेशभूषा से होता है, ठीक है। अनुभव क्या होता है? अनुभव शिव जी का हंसना। और इसके बाद जो चौथा है संचारी भाव, इस संचारी भाव में क्या लिखते हैं? रोमांच, हर्ष, चापल्य, ठीक है। इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अलंकार पर लेकर चलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अलंकार में बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है, जैसे कि पूछेगा कि रूपक अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ठीक है। रूपक अलंकार की परिभाषा भी देना होगा और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पर रूपक अलंकार लाया हूँ, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछता है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर रूपक अलंकार का। तो देखिए जब उपमेय और उपमान, ध्यान दीजिए कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए तो रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक का मतलब ही क्या होता है कि रूप को भिन्नता कर दे, ठीक है। जैसे कि देखिए एक बार फिर से कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी, मतलब दोनों में तो अंतर है ही है, उपमेय और उपमान में, तो दोनों में अंतर होते हुए भी अभिन्नता प्रकट की जाए। अभिन्नता मतलब दोनों में अलग अलग समान के गुण है, तो दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए और उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए। उपमेय जो है इसको किसके रूप में दिखाया जाए? उपमान के रूप में दिखाया जाए, इसी को रूपक अलंकार कहते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और साथ में इसका एग्जाम्पल भी देना होता है। तो एग्जाम्पल देखिए कैसे देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
देखिए एग्जाम्पल में इसका मैं 2 एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। तो इसका ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, इसका अर्थ भी लिखे यहाँ पर आपको समझाने के लिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये अर्थ नहीं लिखना है, आपको केवल एग्जाम्पल लिखना है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, और यहाँ पर उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो पहले इसका इस लाइन का अर्थ समझ लीजिए कि चरण कमल बंदो हरिराई का मतलब है कि इस काव्य पंक्ति में उपमेय यानी जो है कमल का आरोप कर दिया गया है, ठीक है। किसका? कमल जो है इसका आरोप कर दिया गया है, और दोनों में अभिन्नता है, ठीक है। दोनों में क्या है? अभिन्नता, मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, तो दोनों में क्या है? अभिन्नता है, और दोनों एक ही है एक तरफ से, ठीक है। हाँ, इस भेदना के कारण यहाँ रूपक अलंकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए इसका एक एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं। और दूसरा जो है आप देख सकते हैं, इसमें हमने क्या लिखे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन व्यंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में इसका एग्जाम्पल। और इस लाइन का अर्थ क्या है कि इस काव्य पंक्ति में उपमेय जो है राम है, ठीक है। कौन है? राम है, तथा उपमान जो है सूर्य है। इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। उपमेय और उपमान दोनों के एक ही रूप में अभिन्नता कर दिया गया है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तीनों का, मतलब तीनों चीज़ों का रूप, मतलब सभी का पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज़रूर जाइएगा और वहाँ से मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये छंद से है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में छंद से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सोरठा छंद की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए, जो कि 2 नंबर का, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछता है कि सोरठा छंद जो है ना, इसकी परिभाषा दीजिए और साथ में एग्जाम्पल भी दीजिए। तो देखिए इसका परिभाषा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सोरठा का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोहे का उल्टा, देखिए सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। तो दोहा अगर याद करेंगे तो सोरठा उसके लिए उल्टा हो जाएगा। अब जब सोरठा याद करेंगे तो दोहा का ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका परिभाषा ध्यान से देखिए कि दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। इसका बहुत ही इजी परिभाषा है कि दोहे का उल्टा जो सोरठा है वही क्या कहलाता है, सॉरी, दोहे का उल्टा जो रूप होता है सोरठा, उसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसका देखिए यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, जो पहला चरण होगा और तीसरा चरण, उसमें 11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कितने कितने? तो पहला चरण में 11, पहला और तीसरा में 11, ठीक है। और जो दूसरा चरण होगा और चौथा, तो उसमें कितने होंगे? तो 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। अब देखिए तुक विषय, ठीक है, सॉरी, तुक विषम चरणों में ही होते हैं। कितने? तुक विषम चरणों में, मतलब एक 11 और एक 13, ठीक है। विषम शब्द आएंगे, तथा सम चरणों के अंत में जगड़, यानी कि जगड़ पढ़ते हैं, इसको नहीं होता उसमें, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी देना होता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ उदाहरण में, ठीक है। जैसे कि नील सरोरु श्याम, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने मात्रा है। नी लिखा है ना, नी में तो ये डबल मात्रा होगा, तो इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा, और सिंगल जो होगा उसको सिंगल से। तो नील सरोरु श्याम, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? तो प्रथम चरण और जो तीसरा चरण होगा उसमें 11 मात्राएं होंगे, ठीक है। और ये देखिए तरुण अरुण और बारिज नयन, तो ये जो है ये तीसरा और सॉरी दूसरा और तीसरा जो चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी। देखिए यहाँ पर मात्राएं भी बता दी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल लिख देना है। अब देखिए करऊं सोमयम ऊर्धाम, ठीक है। इसमें कितने मात्रा है? एक मात्रा है। इसमें डबल है सो, तो डबल को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं और सिंगल को सिंगल से ही करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब कि पहले देख लीजिए, पहला और जो तीसरा होगा चरण, इसमें कितने मात्राएं हो रही हैं? 11, और दूसरा जो चरण दिखाई दे रहा है और चौथा 13 मात्राएं। अब इसके आगे वाला जो चौथी लाइन है देखिए, सदा क्षीर सागर शयन, तो इसमें देख लीजिए कि टोटल कितने मात्राएं हो रही हैं? 13। तो गिन सकते हैं
ये स है तो इसमें फर्स्ट, और द है तो इसमें इस सिंबल से, तो 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितने हैं 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 2 कितना हो गया 10, 10 3 13। इस तरीके से देखिए दूसरा और तीसरा जो चरण है 13 13 मात्रा है, और पहला और तीसरा जो है 11 11 मात्रा है। इस तरीके से आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में अगर आया छंद से तो आप इस तरीके से लिख सकते नंबर हैं। 9 ध्यान से देखिएगा। क नंबर, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए। 3 नंबर का है ये क्वेश्चन, समझ सकते हैं। 3 करना है, 1 2 3, यहाँ पे 6 मिला है आपको, लेकिन 3 ही करना है। उपसर्ग का मतलब कि इसमें कोई नया शब्द जोड़ दीजिए, इसमें भी नया शब्द जोड़ दीजिए, बना दीजिए एक नया वर्ड। सु लिखा है तो सुधार भी कर सकते हैं, प्र लिखा है तो प्रगति कर सकते हैं, प्रति लिखा है तो प्रगतिमान लिख सकते हैं, प्रतिमान लिख सकते हैं, प्रतिवान लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर का क का, अब यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क, सु लिखा है ना, तो यहाँ पे ये उपसर्ग में क्या होता है कि एक नया इसमें वर्ड जोड़ देते हैं। जैसे सुविधा, सुविधा हो गया, नया शब्द बन गया। प्र लिखा है, प्रगति हो गया, ये भी एक नया शब्द, इसी को उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। प्रति लिखा है तो प्रगति लिख देंगे, प्रगति, प्रतिगत, प्रतिगत, ये भी हो जाएगा, ओके। ये हो गया आपका उपसर्ग। 3 ही करना था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 करना है और एक एक लिखना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों को प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। 2 को ही हल करना है और वो भी एक एक बताना है। जैसे ना लिखा है तो मानना, मानना, या जानना, जानना, लास्ट में ना आना चाहिए। यहाँ पे पन लिखा है तो बचपन, ये एक ही लिखना है, 2 2 बता रहा हूँ बस। इसको कॉपी में देखिए कैसे फिलअप करेंगे। 9 नंबर का ख नंबर, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ख, ना लिखा है तो अपना लिख देंगे, पन लिखा है तो बचपन लिख देंगे, लास्ट में ये वर्ड आना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है, समास का नाम बताना है। जैसे कि यहाँ पर राधा कृष्ण लिखा है तो राधा कृष्ण, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ग, ठीक है। यहाँ पे राधा और कृष्ण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सप्तधान्य, सप्तधान्य है ना, 7 धानों का समूह हो जाएगा, ठीक है। 7 धानों का समूह हो गया इसका कंप्लीट। अब इसके बाद ध्यान इसमें अब देना है, घ नंबर पे आ जाना है, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप बताइए, तत्सम रूप बताना है, ठीक है। जैसे कि 2 का बता देना है, इसमें 4 दिया है। गृह, गृह, घर का गृह हो जाएगा। मानुष का मनुष्य हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गृह हो जाएगा, मानुष का मनुष्य हो जाएगा, ठीक है, मनुष्य, ओके। अब ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद अंग नंबर पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के पर्यायवाची बताइए। 2 2 पर्यायवाची बताना है, इसमें से 2 ही का बताना है, और वो भी 2 2। देखिए ईश्वर मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, परमात्मा, भगवान, भगवान। कमल का हो जाएगा सरोज, पंकज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी हो जाएगा, 2 ही करना है। तो कॉपी में फिलअप कैसे करेंगे, इधर चलिए, इसका यहाँ पे सोल्यूशन बता देते हैं। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का अंग नंबर है लास्टवा, जिसे भगवान हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा इसका, ठीक है। ईश्वर दिया है पहले से, ईश्वर दिया है ना, तो यहाँ पे भगवान हो जाएगा, अब परमात्मा हो जाएगा, परमात्मा, ठीक है। समझ में आ जाएगा ना आपको। यहाँ पे कमल का सरोज पंकज हो जाएगा, ठीक है, सरोज पंकज। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। जैसे पहला नंबर प्रत्युत्तरम लिखा है, दूसरा लिखा है स्वागतम, तो 2 ही को करना है। प्रत्युत्तरम का प्रतिधन उत्तरम हो जाएगा, प्रतिधन उत्तरम हो जाएगा, उत्तरम, ठीक है। और यहाँ पे स्वागतम का सुधन आगतम हो जाएगा, सुधन आगतम, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखिए 10 का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेंगे। यहाँ पहला नंबर प्रतिधन उत्तरम हो जाएगा, पहला, सुधन आगतम स्वागतम का, ठीक है। दोनों इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें ख नंबर, ख नंबर क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति और एवं द्विवचन बताइए। इसमें देखिए पहला का और दूसरा दोनों को करना है, लेकिन कोई एक ही करना। पहला में कि दो दिया है, एक करना है। मधु का बताइए या नदी का बताइए, फल का बताइए या मती का बताइए। तो चलिए पहला का मधु बता देते हैं। मधु का देखिए चतुर्थ विभक्ति बताना है और द्विवचन में बताना है। तो मधु का चतुर्थ विभक्ति द्विवचन क्या होता है, देखिए मधुर भयाम, मधुर भयाम। अब देखिए फल का बता देते हैं, चतुर्थ विभक्ति द्विवचन। फल का होता है फला, फलाभयाम, फलाभयाम है, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से अब ग नंबर देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष वचन उल्लेख कीजिए। अहम, देखिए अहसम, अहसम लिखा है ना, तो अहसम का धातु लकार पुरुष वचन बताना है। तो अहसम का देखिए, असम का धातु हो जाएगा हस, लकार हो जाएगा प्रथम, और नहीं सॉरी, पुरुष हो जाएगा बहुवचन में, ठीक है, और यहाँ पे वचन हो जाएगा लड़ लकार, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जरूरी नहीं है, तो देखिए इसमें पहला दिया है प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए संस्कृत में जाओ कि प्रयागः गंगा तटे स्थितः, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसके बाद बता देते हैं विद्या, देखिए दूसरा क्या लिखा है, तुम दोनों क्या करते हो। अब यहाँ पर तीसरा है कि विद्या विनयम से बढ़ती है। चलिए तीसरा बता देते हैं, देखिए विद्या विनयम से बढ़ती है, विद्या विनयम बढ़यंती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इस तरीके से। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 चालू होता है, ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए 6 नंबर का आएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पर लिखिए, या पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, या वन महोत्सव पर लिखिए, या साहित्य और समाज पर। कोई एक पर लिखना होता है। ये टॉपिक जो है 6 नंबर का होता है, तो इसका ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। दूसरा नंबर पे मिल जाएगा आपको कि पर्यावरण प्रदूषण पर, इस पर काफी बच्चे देख चुके हैं, मतलब कि 8 लाख बच्चे अभी फिलहाल देख चुके हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, पर्यावरण प्रदूषण का वहां पे मिल जाएगा वीडियो, ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और ये जो प्रश्न है ये मुक्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र विशेष लिखिए। मुक्ति दूत के चतुर्थ स्वर का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ज्योति जवाहर, मतलब ये आपके अलग अलग जिले का है। आपके टोटल यूपी में मतलब कि 75 जिले हैं, और 75 जिले का अलग अलग खंड काव्य है, ठीक है, प्रकाश डालने का। तो आप किस जिले से हैं कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं सभी जिले को तो इसमें बता नहीं सकता हूँ, काफी हो जाएगा बड़ा वीडियो। तो आप लोग करिए ऐसा कि किस जिले से कमेंट करिए। जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं कमेंट कीजिए कि मैं इस जिले से हूँ, और अपना नाम भी कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, और शेयर कीजिए इसको जल्दी से, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही आपको मॉडल पेपर चाहिए, तो शेयर करना होगा। और जाकर अभी टेलीग्राम में जुड़िए, क्योंकि इसका PDF भी आप देने वाले हैं, और व्हाट्सएप में भी जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, शायद मिलते हैं।